नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इसमें राजा निर्बंसिया कहानी पढ़ने वाले हैं। ये कहानी हमारी यूनिट 7 में सिलेबस में दे रखी है और काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी ये होती है क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कहानी का प्रकाशन एवं संकलन देखते हैं। लेखक का राजा निर्बंसिया नाम से ही एक कहानी संग्रह है। इस कहानी का प्रकाशन 1957 में हुआ था। शैली किस्सा गोई शैली में यह कहानी लिखी गई है। कहानी के पात्र काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। जगपति, चंदा, बच्चन सिंह कंपाउंडर और राजा एवं रानी। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावनाएं हैं। कहानी का विषय देख लेते हैं। दाम्पत्य जीवन की समस्या, स्त्री का सतीत्व, पुरुष के दो रूप, दो कथाओं की एक कहानी, स्त्री जीवन की त्रासदी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इन सभी पॉइंट्स को भी आप याद रखें। आइए कहानी का सारांश देखते हैं। कहानी विधा के विकासगत अध्ययन में हमेशा चर्चित रही यह कहानी है। इस कहानी में एक साथ दो कथाएं चलती है। सीमित पात्रों में लिखी गई कहानी कला की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट मानी गई है। लेखक की मां उनको राजा निर्बंसिया की कहानी सुनाया करती थी। राजा की रानी बहुत सुंदर थी। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन बहुत देर होने तक भी वह वापस नहीं लौटते। राजा वापस नहीं आए हैं, इस कारण रानी को चिंता होने लगती है। रानी अपने एक सिपाही के साथ मिलकर राजा को ढूंढने जाती है। बहुत ढूंढने के बाद भी रानी को राजा नहीं मिलते, तो वह निराश होकर महल में वापस आ जाती है। लेकिन महल आकर वह देखती है कि राजा तो पहले से ही महल में आ चुके हैं। राजा का रानी पर से विश्वास डगमगा जाता है। वह कहता है कि एक रानी को किसी भी मंत्री या किसी भी सिपाही के साथ अकेले नहीं जाना चाहिए था। राजा के मन में रानी के प्रति शंका का निर्माण होता है। जब दूसरी बार राजा शिकार के लिए निकलते हैं, तब रानी भी उनके साथ एक साधारण नारी का वेश धारण करके निकलती है। राजा और रानी में संभोग होता है, लेकिन राजा इस बार वापस महल लौटकर नहीं आता है। रानी एक संतान को जन्म देती है। राजा जब बहुत सालों बाद अपने राज्य में वापस आते हैं, तब वह कहता है कि मैं तो यहाँ था ही नहीं, फिर रानी को पुत्र प्राप्ति कैसे हो सकती है। रानी का सतीत्व जाग जाता है और वह अपनी देवी माँ के पास जाकर याचना करने लगती है। देवी माँ प्रसन्न होकर उस लड़के को बालक बना देती है। तब राजा को पता चलता है कि यह उन्हीं का लड़का है। तो यहाँ पर पहली कथा समाप्त होती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस कहानी में दो कथाएं एक साथ चलती है। एक राजा और रानी की कथा और दूसरी कथा होती है जगपति और चंदा की। आइए अब दूसरी मुख्य कथा को देखते हैं। दूसरी जो मुख्य कथा है वह जगपति और चंदा की होती है। दोनों ही अच्छे खासे घर के हैं, पति पत्नी हैं। एक दिन उनके घर पर डकैती पड़ जाती है, अर्थात चोरी हो जाती है, जिसमें घर का पूरा सामान चोरों द्वारा लूट लिया जाता है। जब चोरी हो रही होती है, तब चंदा घर पर नहीं होती। कहानी में कहा गया है कि वह मायके या किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गई होती है। इस हादसे के दौरान जगपति की जांघों में गोली लग जाती है। इस कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, किंतु चोरी होने के कारण उनके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं होते। चंदा अपने मायके से आकर अपनी पति की सेवा में लग जाती है। अस्पताल का खर्चा और घर संभालना अकेली चंदा को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जगपति स्वाभिमानी चरित्र का आदमी है। वह किसी का भी उधार या कर्ज नहीं लेना चाहता। कर्ज लेकर मेरा इलाज हो गया और मैं ठीक भी हो गया तो मैं ऊपर से ही ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मेरा मन हमेशा कचोटता रहेगा, ऐसा जगपति अपनी पत्नी चंदा को कहता है। तभी उनके जीवन में बच्चन सिंह का प्रवेश होता है। वह स्त्री की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। बच्चन सिंह एक कंपाउंडर है। बच्चन सिंह की बुरी नज़र चंदा के शरीर पर पड़ती है। जगपति के इलाज के बहाने वो चंदा को देखता रहता है। अपनी बातों से चंदा को प्रभावित करना चाहता है। चंदा से एक भी रुपया नहीं लेता है और सारी दवाइयों का खर्चा स्वयं उठाता है। चंदा अपने पति का मन समझती है। वह अपने पति से ऐसा नहीं कह सकती कि बच्चन सिंह ने मदद की है। इस कारण पति के पूछने पर कि इतनी सारी दवाइयाँ और इलाज किस तरह से हो रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो वह जगपति को उत्तर देती है कि मैंने अपने हाथों के कंगन बेच दिए हैं। चंदा के मन में बच्चन सिंह के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। जब वह बच्चन सिंह को पैसे के बदले में कंगन देती है,
तब बच्चन सिंह उल्टे उसके हाथों में वह कंगन पहना देता है, अर्थात चंदा को वह आकर्षित करना चाहता है। चंदा उसको अच्छा मान बैठती है। जगपति अब ठीक होकर वापस घर आ जाता है। अब बच्चन सिंह का जगपति और चंदा के जीवन में हस्तक्षेप बढ़ने लगता है। चंदा उसकी मदद के कारण, उसकी बातों के कारण उसे अच्छा व्यक्ति मान बैठी है। जगपति के मन में बच्चन सिंह के प्रति शंका उत्पन्न होती है और एक दिन जगपति को तकिए के नीचे वह कंगन मिल जाते हैं। तब उसे अपने आप पर बहुत क्रोध आता है और उसकी शंका यकीन में बदल जाती है। चंदा के पास दूसरा ऐसा क्या ही था जिसे बेचकर वह मेरा इलाज कराती। चंदा के चरित्र पर जगपति संशय करने लगता है। जगपति के पास अभी कोई काम धंधा भी नहीं है। जिस वकील के यहाँ पर वह मोहरीर का काम करता था, नौकरी पर इतने दिन ना जाने की वजह से वह काम भी हाथ से चला गया। अब जब भी वह अपने सामने बच्चन सिंह को देखता है तब उसे घुटन होने लगती है। एक दिन पता चलता है कि चंदा गर्भवती हो गई है। जगपति को लगता है कि यह तो मेरा बच्चा है ही नहीं। बच्चन सिंह के घर पर बार बार आने से मोहल्ले की स्त्रियां भी बातें बनाती है कि यह बच्चा तो उस बच्चन सिंह का ही होगा। जगपति और चंदा के रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं और चंदा अपने मायके चली जाती है। चंदा को कुछ दिनों बाद एक लड़का होता है। जगपति लकड़ियों का बिजनेस करने लगता है। एक दिन एक लकड़ी वाला व्यक्ति उसे थोड़ी ज्ञान की बातें बताता है और कहता है कि जब तक हरा भरा वृक्ष कोई फूल नहीं देता तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता है, उसे काट देना ही बेहतर होता है। जगपति को अपने ससुराल के व्यक्तियों से पता चलता है कि चंदा बच्चे के साथ किसी और की होने जा रही है। वह लकड़ी वाला व्यक्ति जगपति को सलाह देता है कि तुम जाकर अपने बच्चे को लेकर आ जाओ। जगपति को लगता है कि जब वह मेरा बच्चा है ही नहीं तो मैं उसे क्यों लेकर आऊं, किस हक से लेकर आऊं। उसका दूसरा मन यह भी कहता है कि ठीक है, बच्चा अपना नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन चंदा तो अपनी है। वह घर में अकेला यह सब सोच रहा होता है। उसके जीवन में निराशा और घुटन आ गई है। अभी भी वह कर्ज में डूबा हुआ है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता तो वह अच्छा काम करके भी पैसा नहीं कमा सकता है और इसका असर उसके जीवन पर होने लगता है। निराशा के कारण वह आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या से पहले 2 चिट्ठियां लिखकर जाता है। एक चिट्ठी चंदा के नाम पर लिखता है और दूसरी चिट्ठी पुलिस या कानून के लिए लिखता है। पहली चिट्ठी में चंदा के लिए लिखता है कि तुम अपने बच्चे को लेकर वापस आ जाओ, मैंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, बच्चे को जरूर लेकर आना मेरा अंतिम दर्शन करने के लिए। दूसरी चिट्ठी में कहता है कि मुझे किसी ने मारा नहीं है, मैं अपनी मृत्यु का जवाबदार खुद हूँ, मैं जहर खाकर अपनी जान दे रहा हूँ। मेरी लाश को तब तक ना जलाया जाए जब तक चंदा अपने बच्चे को लेकर ना आए और उस बच्चे के हाथों से ही मुझे अग्नि दी जाए, यह मेरी अंतिम इच्छा है। इस कहानी में राजा निर्बंसिया आया हुआ है जो जगपति ही है। जगपति स्वाभिमान के कारण किस तरह अपनी ही निराशा भरे जीवन में जीता है और एक दिन मृत्यु को गले लगाता है। कहानी में जगपति के मोहल्ले की स्त्री के द्वारा उच्चारित यह वाक्य, आए राजा निर्बंसिया, यह कहानी में जगपति को ही कहा गया है, जिसका चरित्र बिल्कुल पौराणिक कथा के राजा जैसा है। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। अब इस कहानी में से कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो कहानी के पात्रों को लेकर ही बनता है। जगपति, चंदा, बच्चन सिंह, कंपाउंडर, राजा, रानी, ये सभी पात्र आपको याद होने चाहिए। इसमें से आपसे कोई भी पात्र पूछा जा सकता है। इसके बाद कहानी के विषय के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे इसमें पुरुष के 2 रूप बताए हैं, एक ही कहानी में 2 कथाएं चल रही हैं और जितने भी कथन मैंने आपको बताए थे कहानी के विषय से संबंधित, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही में यह किस शैली में कहानी लिखी गई है, राजा रानी की कहानी लेखक को कौन सुनाया करता था, साथ ही में जगपति ने जब 2 चिट्ठियां लिखी थी तो पहली चिट्ठी किसके नाम लिखी थी, दूसरी चिट्ठी किसके नाम लिखी थी, उन चिट्ठियों में क्या लिखा गया था, ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। और जगपति को गोली लगने से पहले वह क्या बिजनेस करता था, यह भी पूछा जा सकता है। तो आपको लगाना होगा कि वकील के यहाँ मोहरीर का काम करता था। बाद में वह किस तरह का बिजनेस करता था, तो बाद में वह लकड़ियों का बिजनेस करता था। तो कई तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसीलिए कहानी की एक एक लाइन आपको ठीक तरह से पढ़नी है और बहुत अच्छे से जाननी है। इसीलिए इस कहानी की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा,
आप अच्छे से वहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेना और एक दो बार और देख लेना, तो आपको बहुत अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बस हमारी दो कहानियाँ बचती है, लाल पान की बेगम और एक हरिशंकर परसाई जी की कहानी बचती है। हम जल्द ही उन दो कहानियों को भी कर लेंगे और हमारी यूनिट 7 कंप्लीट हो जाएगी और सभी की पीडीएफ मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलेंगे जल्द ही एक और नई इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।